पैसा है, ये है तो उसको तुरंत ब्लॉक करेगा। अगर उसके पास से कहीं आगे ट्रांसफर हो गया है तो अगले को तुरंत के तुरंत ट्रांसफर करेगा। मैं कहूंगा कि जो ये मैं आपको 1930 जो टोल फ्री नंबर बता रहा हूं, ये एक विशेष टोल फ्री नंबर है। विशेष टोल फ्री नंबर क्यों है? मान लो आपके पैसा पेट्रोल पंप पे ही तेल डलवाने के लिए जाते हैं, ये दिमाग से निकाल देना बिल्कुल भी कि कोई आदमी ये सोचे कि हमें किसी ने बैंक अकाउंट दिया है और हम ऑनलाइन किसी भी तरीके से उस बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो हम सेफ है, उसका बैंक अकाउंट है, पुलिस उसको पकड़ लेगी। जिस तरीके से आप लोगों के नाम पे फर्जी सिम कार्ड इशू कर लिए जाते हैं, ऐसे बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाते हैं, ये किसी से नहीं छुपा। कैसे? बैंक के पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। आप किसी के फोटो किसी के कागज पे लगा के चले जाना, कल ही चेक कर लेना और कहना कि मुझे ये अकाउंट ओपन कराना है बैंक में, आपका अकाउंट ओपन कर, तुरंत के तुरंत अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। क्योंकि आरबीआई की एक गाइडलाइन है जिसका सहारा लेके वो भी आजादी से अकाउंट ओपन कर रहे हैं। क्या? आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, आप वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसका खाता ओपन कर देंगे, जांच करने की पछड़े में आप नहीं पड़ेंगे। जो एड्रेस उसने दिया है आप उस एड्रेस पे उसके डॉक्यूमेंट्स सेंड करेंगे, एसेसरी, एटीएम कार्ड, पासबुक वगैरह। अगर एटीएम पासबुक वगैरह कोरियर कंपनी से डिलीवर हो जाता उस एड्रेस पे तो आपका केवाईसी पूरा माना जाएगा। और ये आपको ही पता है कि कोरियर की सच्चाई क्या है। कोरियर बॉय के पास में जैसे ही कोरियर आता है वो फोन करके उससे कोरियर आप किसी के सामने, घर के सामने खड़ा होकर अटेंड कर लो या उसके दफ्तर से उठा लो, उसको कोई मतलब नहीं है। होता है ना ऐसे ही ज्यादातर। तो अब हमारी ये धारणा भी एक तरीके से अलग गलत हो जाती है कि हम किसी बैंक अकाउंट्स में दे रहे हैं पैसा तो पुलिस उस बैंक अकाउंट्स को पता लगा के उसको पकड़ लेगी। हम एप्लीकेशन दे आते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, बैंक अकाउंट भी हमने दे दिया, मोबाइल नंबर भी हमने दे दिया, ऑन है, फिर भी पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही। अब आप देखो कि समस्या क्या है। जब बैंक का एड्रेस मैं निकलवा के जाऊंगा तो वो किसी और के दरवाजे पे जाके पहुंचूंगा। रही बात लोकेशंस की, अगर लोकेशंस का भ्रम की जिन लोगों के दिमाग में है तो वो भी निकाल दो। अब जितने भी महानुभाव यहाँ कम्युनिटी सेंटर में बैठे हुए हैं, इनके सभी लोकेशन, सभी का टावर सभी का मोबाइल एक ही टावर को कैच कर रहा है। बल्कि यहाँ पे जो भी कई हजार लोगों का मोबाइल एक ही टावर को कैच कर रहा है। अब मेरे पास लोकेशन आती है सेक्टर 8 कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पे टावर लगा हुआ है, बताइए मैं किसके घर में घुस के पहचान लूंगा कि मेरे वाला कौन सा है? तो ये पीछे का वर्क है और बहुत हार्ड वर्क है। जो हमारी ये धारणा है कि ऑन है मोबाइल, बैंक अकाउंट मैंने दे दिया फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा, तो अब अवस्था क्या है? सबसे जरूरी है कि हमारे साथ में साइबर फ्रॉड हो ही नहीं, क्योंकि पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और अगर हो भी जाता है तो सही टाइम पे हम उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें? अगर सही टाइम पे रिपोर्टिंग होगी तो भी फ्रॉड को बचाया जा सकता है। शुरू प्राचीन काल से ही रूप बदला है केवल। मिलावटखोर और चोर समाज के लिए दोनों ही घातक रहे हैं, क्योंकि मिलावटखोर को यह नहीं पता कि मैंने जो मिलावट करी है उसमें उसको खाएगा किसी का एक ही बच्चा है या दो है, क्या है, या बुजुर्ग खाएगा उसको क्या प्रभाव पड़ेगा उस मिलावट का। और चोर को यह नहीं पता कि किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए जमा करे हैं या किसी ने बूढ़े माँ बाप के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए। तो ये दोनों शुरू से ही खतरनाक माने जा रहे हैं, केवल रूप बदला है। अब क्या है कि पहले छीना झपटी होती थी, जेब कटती थी लोगों की, या किसी ने हेरा फेरी से ले लिया, ये होता था। लेकिन अब ऑनलाइन होता है और अब इतना खतरनाक है कि एक विशेष जगह पर बैठे हुए लोग जो यहां से बहुत दूर है, यानी कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, वहां बैठा व्यक्ति आपको ठग लेगा और वो सिम भी किसी दूसरे के एड्रेस की ले रहा है और अकाउंट भी दूसरे के ले रहा है। तो आप देखो कि कितना बड़ा चैलेंज है वहां जाके उनको पकड़ने का, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है। और अगर हम पकड़ भी लाते हैं तो फिर वो जो हमारी अमाउंट है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, यानी कि वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो ध्यान केंद्रित किया है, अलग अलग तरीके की जो संस्थाएं काम कर रही हैं, केवल इसलिए कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके। आप लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई साइबर फ्रॉड का
शिकार हो भी जाता है तो तुरंत के तुरंत उसको मदद कैसे मिले, इस पे जोर दिया जा रहा है। हम दूसरे पे उंगली उठाने की बजाय हमें खुद भी अपने तरफ ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप जितने महानुभाव बैठे हैं, आप मुझे ये बताएं, हाथ खड़ा करके, आप लोगों के कितनों के पास में रुपए वाला कार्ड है? ओनली 5 या 6 लोगों के पास रुपए वाला कार्ड है। बाकी ज्यादातर लोगों के पास में वही प्लेटिनम, मास्टर और वीजा है। क्या आप लोगों को सभी को इसकी सच्चाई का पता है? ये मास्टर, वीजा, ये प्लेटिनम, ये होता क्या है? जब मोदी सरकार जब आई थी तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के जनधन योजना के खाते ओपन कराए थे ना। हर आदमी का अकाउंट ओपन किया गया था, चाहे भले ही उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि ये क्लियर हो चुका था कि आगे जो है ऑनलाइन पे जोर दिया जाएगा और ऑनलाइन का युग आने वाला है। इसलिए सभी लोगों के जो अकाउंट ओपन कराए गए थे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उन खातों का प्रयोग करेंगे और उन खातों के जो कार्ड दिया जाता था वो रुपए वाला कार्ड दिया जाता था, ना कि मास्टर और वीजा। अब मास्टर, वीजा, रुपए में क्या अंतर है, इसके बारे में जान लें। जो मास्टर और वीजा का जो कार्ड है ये विदेशी कार्ड है और हम कोई भी ट्रांजैक्शन इससे करते हैं, कोई भी पैसा निकालते हैं या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसका एक अमाउंट ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे विदेश में चला जाता है तुरंत के तुरंत। और जो ये रुपए वाला कार्ड है ये इंडिया का अपना कार्ड है। ज्यादा से ज्यादा लोग रुपए वाले कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस रुपए वाले कार्ड का बढ़ेगा तो रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले बेहतर होगी। इसका विशेष मकसद ये था। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जिन महानुभावों के पास में रुपए वाला कार्ड है, अगर उनके कार्ड की इंफॉर्मेशन कोई व्यक्ति चुरा लेता है या उसके साथ में कोई साइबर फ्रॉड होता भी है तो उसकी एक लिमिट है, मामूली सी लिमिट है, 20,000, 30,000, 40,000। इतना एक दिन की ट्रांजैक्शन होने के बाद में उसको पता तो लग ही जाएगा कि तेरे संग साइबर फ्रॉड हो चुका है और वो किसी ना किसी रूप से या तो बैंक में चला जाएगा, अपना कार्ड ब्लॉक करा देगा या पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। लेकिन जो ये प्लेटिनम, मास्टर, गोल्ड और वीजा है, ये शतक मारने के बाद भी चुप नहीं बैठेगा। कईयों की लिमिट तो 2-2 शतक की है। एक ही झटके में आपका इतना पैसा निकल जाएगा जब तक आपको पता चलेगा। इसलिए बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रुपए वाले कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि थोड़ी सी हानि होने के बाद में ही हमें पता चल जाए और हम उस मामले की रिपोर्ट कर दें, आगे फ्रॉड से बचा जा सके। ऐसे ही जैसे हमने शॉपिंग के बारे में बताया कि हमें वहां शॉपिंग करते टाइम जब हम अपना कार्ड स्वैप कराएंगे तो पासवर्ड कैसे डालना है, आप ऐसे हाथ ऊपर उसके रखें और उसके नीचे बटन दबाएं। कोई आपको बहमी बोले, कुछ भी बोले, वो तो देखा जाएगा, लेकिन अगर आपके जो जानकारी है वो कहीं स्टोर हो गई और उससे जो नुकसान होगा वो नहीं देखा जाएगा। इसलिए सिक्योर रहने के लिए एटीएम में अगर आप घुस रहे हैं तो पीछे कोई बंदा खड़ा है, शोल्डर टैपरिंग हो सकती है, भैया बाहर जाइए, आप पहले मुझे निकलने दीजिए फिर आप जाइए। टोकना सीखें इनको, क्योंकि आप लोग इनको टोकेंगे तो वो आगे से विजिट नहीं करेगा उस एटीएम पे। वो कहेगा यार वहां के लोग तो ऐसे हैं, बड़े तेज हैं। कभी भी किसी की मदद ना लें एटीएम पे, क्योंकि आप मदद लेंगे आपका कार्ड चेंज हो जाएगा और मदद करने के बहाने आपका पासवर्ड वो देख ही लेगा। तुरंत के तुरंत जितने आप घर आएंगे आपके कार्ड से पैसा निकल जाएगा। ज्यादातर कोशिश करें कि जो इनबिल्ड एटीएम कार्ड है, एटीएम मशीन है, जैसे कि जो ब्रांचों में है, उनमें ट्रांजैक्शंस करने में कम जोखिम है। क्यों? क्योंकि जो ब्रांचों में इनबिल्ड एटीएम है उनका मेंटेनेंस सारा कुछ उनका मैनेजर देखता है और वो टाइम से टाइम उनमें पैसा डालता है, टाइम से टाइम उनके सीसीटीवी कैमरे की गुणवत्ता देखता है। कोई प्रॉब्लम्स आती है उसमें ज्यादातर गार्ड खड़ा रहता है, यानी कि वहां आपको चांसेस कम है। जितने ज्यादा अलग से अलग थलग जो एटीएम कार्ड्स हैं उनके प्रयोग से ज्यादा बचे, क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति स्कीमर फिट करके जा सकता है और आपकी जो जानकारी है वो स्टोर करके उसका नया कार्ड तैयार कर सकता है।
अब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन का जो फीस के नाम पे हम बैंक को पैसा पे करते हैं, तो बैंक की जिम्मेवारी है कि वो अपने एटीएम कार्ड्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उसने लगाए हैं वो उनको डेवलप करे, और अगर डेवलप नहीं करता तो हम डिस्प्यूट फॉर्म भरते हैं, उसका क्लेम उसको देना पड़ेगा। इसलिए कोई भी फ्रॉड पहले होता है तो उसको रिपोर्ट हम जरूर करेंगे ताकि हमें उसका क्लेम मिला जा सके। अगर हमने डिस्प्यूट फॉर्म नहीं भरा तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और आपको कोई क्लेम नहीं होगा, नहीं मिलेगा, चाहे वो गलती बैंक के एंड से ही क्यों नहीं है। इसलिए अगर रिपोर्ट करेंगे तो मिलेगा। कभी भी गूगल से किसी का नंबर सर्च नहीं करना चाहिए, और कोशिश करें अगर हम जा सकते हैं तो हम ब्रांच में जाके भरें, क्योंकि ऑनलाइन में अलग अलग तरीके के लोगों ने ना फिशिंग पेज बना रखे हैं जिनके बारे में हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पेज ओरिजिनल है या फेक है। क्रेडिट कार्ड जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं उनके पास में वो जो मैसेज आता है उसकी वजह से ही तो लूटते हैं। भाई अपने जो है क्रेडिट पॉइंट रिडीम करें और लॉगिन करें, वो एक लिंक सा होता है, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बैंक का सा ही पेज खुलता है सेम, और हम उस बैंक के पेज पे अपना कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, मेल आईडी का पासवर्ड वो डाल के ओके करते हैं, उसका काम हो गया। उसने उस पेज को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि जो भी कोई जानकारी इसमें स्टोर करके ओके करेगा वो मेरे पास आ जाएगी। वो क्या करता है, तुरंत आपके कार्ड नंबर से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन ट्रांसफर पे जाएगा, ओटीपी की आवश्यकता होगी, वो मेल आईडी और मेल आईडी का पासवर्ड आपसे पहले ले रखा है, वो मेल आईडी ओपन करेगा और मेल आईडी से आपका पासवर्ड ओटीपी उठा लेगा, क्योंकि ओटीपी 2 जगह आता है। हाँ और दूसरा, बैंक कभी भी किसी को केवाईसी कराने के लिए या बिजली का बिल आपका मीटर कटने वाला, इस तरीके की भी अब ज्यादा चल रही है, कभी भी फोन नहीं करता। अगर ऐसा कोई फोन आता है तो आप समझ जाएं कि भाई ये साइबर ठग है, और आप उस पर भरोसा ना करें। ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी जो लिंक आता है, चाहे वो क्रेडिट पॉइंट रिडीम करने का है या लॉगिन करके किसी की एनिवर्सरी या उस पर कोई ऑफर देने का है, मतलब उस पर भरोसा हमें करना ही नहीं चाहिए। वो 100 के 100% वो फेक है। हमारे धर्मेंद्र जी के पास में एक मुकदमा है, सेक्टर 29 से एक बुजुर्ग हैं, उनसे 33 लाख रुपए जमा करा लिया था। वो जमा करते चले गए कि आपके बच्चों को ये वीडियो भेज दिया जाएगा, यहाँ भेज दिया जाएगा, और ऐसे करके वो जमा करते चले गए। जब 33 लाख रुपए उनका जमा हो गया था तो तब इनके पास आए थे। ये अभी भी इनके पास फाइल है, अभी चल रही है। देखो कई मामलों में क्या है, कई मामलों में टेक्निकल की बजाय ना लॉजिक काम करते हैं। वो लॉजिक काम कैसे करते हैं, मेरे पास में ऐसे ही इन्होंने बताया, किसी बुजुर्ग का फोन आया था, उन्होंने पार्क प्लाजा होटल में कोई मेरा सेमिनार अटेंड किया था 2017 में। उनका मेरे पास कॉल आया कि बेटा मैं एक बुरी तरीके से फंस चुका हूं और मैं आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं कहा बताइए क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे करके मेरी एक वीडियो बना ली है और वो मेरे सोसाइटी में उसको वायरल करने की धमकी करके मेरे से पैसे मांग रहे हैं। करीब 4 से 5 लाख रुपए मैं उनको दे भी चुका हूं, और मगर अभी भी वो मांग रहे हैं। और मैंने फिर अपने दोस्त को बुलाया है और मैंने सारी बात इसको बताई है। तो इसने कहा है कि वहां मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, उनका नंबर मेरे पास है, उनसे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप फोन अपने दोस्त को दो। जैसे ही उन्होंने अपने दोस्त को फोन दिया, मैंने कहा कि अब की बार जो फोन आता है तो वो फोन आपको उठाना है, और फोन आपको उठाते ही ये बोलना है कि जिसका ये फोन है उसने तो सुसाइड कर लिया, पुलिस आने लग रही है। भाई मैं तो बैठा हूं यहाँ। तो जिस बंदे के पास, जो बंदा वो फोन कर रहा है, वो समझ जाएगा कि बीमारी फैल चुकी है और वो आपको दोबारा कॉल नहीं करेगा। ये है लॉजिक्स के, मतलब ऐसी ट्रिक हैं जिनसे काम लेके आप तुरंत के तुरंत जो है ऐसे बचाव पा सकते हैं एक तरीके से। हाँ हाँ पकड़। देखो जैसा मेरा एनालाइज है, करीब 7 से 8 साल से मैं साइबर क्राइम पे ही काम कर रहा हूँ, और मेरी पोस्टिंग साइबर क्राइम में ही है। मैं साइबर पढ़ाने भी जाता हूँ, जो हरियाणा पुलिस की अपनी पुलिस एकेडमी है, मैं वहाँ साइबर पढ़ाने का भी काम करता हूँ।
अलग अलग तरीके के जो क्राइम हैं वो अलग अलग तरीके से और अब एक तरीके से किए जा रहे हैं, जैसे कि केवाईसी के नाम पे है या कोई बिजली का बिल भरने के नाम पे है। ये जो क्राइम होता है ये झारखंड से ऑपरेट होता है, जामताड़ा से। मैं हर साल जामताड़ा से 8 से 10 आदमी पकड़ के लाता हूं। जितना भी ये वीडियो कॉल का क्राइम है या परिचित बन के है, पहचाना मैं फलाना बोल रहा हूं, आवाज पहचानी, इस तरीके से जो परिचित बन के जो डलवाते हैं, या ओलेक्स पे सामान बेचने या खरीदने के नाम पे आर्मी पर्सन बन के, या रेंट के नाम पे कि मुझे आपके मकान रेंट पे लेना है और अपने आप को आर्मी पर्सन बताता है। ये तीनों चारों तरीके के जो क्राइम ऑपरेट होते हैं वो मेवात और राजस्थान से ऑपरेट होते हैं। समस्या कहां है? ऐसा नहीं है मैं अभी गाड़ी लूं मैं अभी राजस्थान जा सकता हूं, कोई ज्यादा दूर नहीं है मेरे से। समस्या मैंने आपके सामने रख ली कि वहां जाके मुझे आइडेंटिफाई करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपके एप्लीकेशन देने के बाद में आ जाते हैं, मैं उस एप्लीकेशन पे जो नंबर यूज हुआ है उसकी कॉल डिटेल्स लेता हूं, उसमें जो फोन इस्तेमाल हुए फिर उनका एनालाइज करता हूं। यानी कि मेरा काम महीने क्या साल भी चल जाता है। कब तक? जब तक कि मुझे कोई जेन्युइनिटी ऐसी चीज मेरे सामने नहीं आ जाए कि भाई ये जेन्युइन आदमी ये मुझे वहां तक पहुंचा देगा। और जैसे ही वो जेन्युइन चीज सामने आती है मैं तुरंत अपनी गाड़ी उठा के चल देता हूं। अब वो लोग रोज का ये क्राइम कर रहे हैं, इस चीज की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो बहुत कम अपनी आइडेंटिटी वो यूज कर रहे हैं। आप लोगों के ही खाते ऑनलाइन ओपन करा देंगे, आप लोगों का ही आइडेंटिटी है जो है आप लोगों ने डाले हुए हैं। मान लो कि ओलेक्स पे कोई अपनी गाड़ी डालता बेचने के लिए, आरसी भी डालता है, ये भी डालता है, वो उसको स्टोर करके कॉपी करके अपनी तरफ से एक प्रोफाइल बना देता है कि मेरी ये गाड़ी है, ये मेरा, और वो एक तरीके से खरीदार भी बन जाएगा और बेचने वाला भी बन जाएगा, जैसा उसको सुविधा दिखेगी। कोई भी एसेंशियल सर्विस चल रही होगी, कोरोना के टाइम में सिलेंडरों के नाम पे लोगों ने ठगा था। हमने एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा था जो ऑक्सीजन कंसल्टेशन और इसके नाम पे फ्रॉड कर रहा था। फास्टैग लगवाना है, गवर्नमेंट ने कहा कि सभी की गाड़ियों पे फास्टैग होना चाहिए, तो वो फास्टैग लगाने के नाम पे ठगाई शुरू कर देगा। यानी कि वो जो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी एसेंशियल सर्विस चल रही होती है उसके नाम पे भी आपको बेवकूफ बनाते हैं, और हमें समझ में भी आता है और जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं कि भाई ये चीज का तो चल भी रहा है, ये हमें करवाना भी है। इसलिए कोशिश करें ऑनलाइन से जितना बचाव हो सके बचें। मुझे कोई सामान खरीदना है, मैंने वो किसी वेबसाइट पे अपनी कार्ड की डिटेल्स डाली, उसमें बहुत कम रेट लिखा हुआ था, 500-600 की चीज थी, 100 रुपए पे लिखी हुई थी। मुझे लालच आ गया, मैंने 100 रुपए की खरीदने के लिए अपनी सहमति जाहिर की और अपने अकाउंट की डिटेल्स उसमें डाल दी। उन्होंने वो फिशिंग पेज बना रखे हैं, यानी कि जैसे मछली को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है ऐसे डाल रहे हैं। वो कम रेट का देख के अपनी जैसे ही कार्ड की डिटेल्स डालेंगे वो डिटेल उनके पास में स्टोर हो जाएगी और उसका प्रयोग वो किसी भी तरीके से कर लेंगे। अलग अलग तरीके से हर जगह सचेत रहने की आवश्यकता है। आप चाहे खरीदारी करने जा रहे हैं या तेल डलवाने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह आपकी जो डेटा है उसको चुराने की कोशिश है। और ज्यादा कहां जाइए आप, ट्रू कॉलर आप लोगों के पास मोबाइल में डाउनलोड होगा। कभी देखा आपने ट्रू कॉलर पे जैसे कॉल आती है मुझे पता लग जाता हरिराम की कॉल आ रही है। हरिराम उसने कैसे बता दिया? आपने जब वो ऐप डाउनलोड की तो आपने उसमें अपनी आइडेंटिटी जो डाली। अब मैं ट्रू कॉलर के पास जाता हूं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेसमैनों की प्रोफाइल्स आपके पास कितनी है, मुझे उनके फोन नंबर अवेलेबल कराएं। उसके सर्वर में जितनी भी लोगों ने डाउनलोड करते साम बिजनेस भरा है वो फिल्टर लगाएगा, सबका कॉपी करके डेटा मुझे बेच देगा। तो उन लोगों का बिजनेस इस पे चल रहा है। जस्ट डायल पे जाए, जस्ट डायल का बिजनेस भी सारा इसी पे टिका हुआ है। तो जहां हर जगह हमारी जो जानकारी है उसको लूटने का हथियार बना जा रहा हो तो वहां तो हमें ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, हमारा जो मोबाइल नंबर